आतिश विशां बुक 2 पार्ट 30 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। 1 घंटा और गुजर गया। दूर दूर तक सरदार थालोब की आमद के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। हमने जहां जीप छोड़ी थी वो जगह यहां से कम 7 किलोमीटर जरूर ही दूर रही होगी। पैदल वहां तक जाना और फिर तवील चक्कर काटकर रास्ता तलाश करके इस तरफ आना, इसमें अगरचे खासा वक्त लग सकता था, लेकिन 4 घंटे। मेरे जहन में तरह तरह के खदशात जन्म ले रहे थे। उन्हें को हादसा तो पेश नहीं आ गया? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि फिजा में गरर गरर की हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी। वो किसी गाड़ी के इंजन की आवाज थी, जो अगरचे गूंजती हुई सी महसूस हो रही थी, लेकिन लम्हा बलम्हा वाज़ेह होती जा रही थी। मैंने जानकी वगैरह को इशारा किया। वो अपनी अपनी राइफलें लेकर दरख्तों की आड़ में चली गई और मैं भी उस ढलान पर आ गया जिस तरफ से किसी गाड़ी के आने की तवक्को हो सकती थी। मैं एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। वो गाड़ी पुलिस या किसी और की भी हो सकती थी, लेकिन मेरे खदशात बेबुनियाद निकले। तकरीबन 5 मिनट बाद सरदार थालोब की जीप सामने आ गई। कॉटेज बुलंदी पर था। जीप उमूदी ढलान के नीचे ही रुक गई और सरदार थालोब और दूसरा कबायली जीप से उतरकर ऊपर आने लगे। मैं भी आड़ से निकलकर सामने आ गया। मेरा ख्याल था कि हम जल्दी वापस आएंगे, मगर ये रास्ता खासा तवील भी है और दुश्वार भी। थालोब ने मेरे करीब पहुंचते हुए कहा। हम बातें करते हुए दरख्तों के नीचे घास पर आ गए। रंगोली ने फौरन ही चिकन के 2 डब्बे खोलकर उनकी तरफ बढ़ा दिए। आप लोगों को भी यकीनन भूख लग रही होगी, ये खा ले तो फिर चले। ये खाना कहाँ से मिला? किचन भरा पड़ा है, कमबख्तों ने हफ्ते भर का सामान जमा कर रखा था, रंगोली ने जवाब दिया। थालोब और कबायली घास पर बैठकर खाना खाने लगे और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद हम लाशें उठाकर जीप के पिछले हिस्से में रख रहे थे। सोनिया लीवांग की लाश भी उठवाना चाहती थी, मगर थालोब ने मना कर दिया। इन 2 लाशों को पुलिस उठाएगी। यहाँ से जाते मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। उसका फायदा ये होगा कि इन लोगों के खिलाफ हुकूमत के हाथ कुछ और मजबूत होंगे। हुकूमत अपने अवाम को बता सकेगी कि साजिशी किस तरह कत्ल गारत करते फिर रहे हैं। बात सोनिया की समझ में आ गई थी, इसलिए उसने इसरार नहीं किया। वापसी में हमें 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगा। वांगडन और कबायली मुहाफिज की आखिरी रसूमात बड़ी खामोशी से अदा की गई और उन्हें कॉटेज के अक़ब में तकरीबन 200 गज दूर दफन कर दिया गया। उस वक्त थालोब भी अपने आंसू जब्त नहीं कर सका। शाम के 6 बज रहे थे। थालोब सुबह आने का वादा करके अपने शहर वाले बंगले पर चला गया। मैं कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। मेरा दिमाग उस वक्त बुरी तरह चकराया हुआ था। वो लोग थाई को गोल्डन ट्रायंगल ले गए थे और सरदार थालोब के कहने के मुताबिक गोल्डन ट्रायंगल मौत का हिसार था और कोई अजनबी उसमें दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन जब मेरे मम्मी और डैडी को कत्ल किया गया था तो मैंने उस रोज अहद किया था कि कातलों का दुनिया के आखिरी कोने तक पीछा करूंगा और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। दारा और उसके दोनों साथी अगरचे मेरी पहुंच से दूर निकल गए थे, लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि उनका पीछा नहीं छोड़ना। और फिर थाई भी तो उनके कब्जे में थी। थाई को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता था। मैं अपनी जिंदगी के लिए उसका ममनून था। बरसों पहले अगर वो मुझे अपनी कार में ना बिठाती और मुझे पनाह ना देती तो मैं उन भेड़ियों के हाथों उसी रोज मारा गया होता। ये थाई ही थी जिसने मुझे उनसे बचाया था और मेरी वजह से उसका अपना सब कुछ खत्म हो गया था। उसने अपनी जिंदगी को दाव पर लगाते हुए कदम कदम पर मेरा साथ दिया था और अब मैं कैसे उसे उन दरिंदों के रहमो करम पर छोड़ सकता था? फिर मैं भी बैठा सब कुछ सोच ही रहा था कि सोनिया कमरे में दाखिल होकर बेड के करीब कुर्सी पर बैठ गई। मेरे और थाई के बारे में जानकी उसे सब कुछ बता चुकी थी। वो मेरे पास बैठी हमदर्दी का इजहार करती रही और हकीकत यह कि मेरी उसकी बातों से बड़ी ढारस बंधी थी। मैं आज रात थोड़ी देर के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। क्या? मुझे गलत मत समझना, कुछ जरूरी चीजें हैं जो मैं घर से लेना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, इस वक्त तो बाहर निकलना मुनासिब नहीं होगा। रात 9 बजे के बाद चलेंगे। हम बातें कर ही रहे थे कि जानकी और रंगोली भी आ गईं और फिर बातों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। खाना खाने के बाद रात 9 के बजाय 10 बजे के करीब मैं और सोनिया कॉटेज से निकले तो जानकी बड़ी अजीब सी नजरों से हम दोनों की तरफ देख रही थी। सड़क पर पहुंचकर हम पैदल ही एक तरफ चलते रहे। सोनिया का मकान वहां से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर था। शहर में ज्यादा रौनक नहीं थी। हम ऐसी सड़कों पर चल रहे थे जहां ट्रैफिक ना होने के बराबर था। किसी वक्त सामने से कोई गाड़ी आ जाती तो हेडलैम्प्स की रोशनी से बचने के लिए हम रुख बदल लेते, क्योंकि ये अंदेशा था कि मुझे या सोनिया को पहचान न लिया जाए। जिस रात पहाड़ी कॉटेज पर हमारे हमले के दौरान में साबिक पुलिस चीफ और सोनिया की मां रंगसंत मारी गई थी, उसके बाद अक्सर ये बातें सुनने में आती रही थी कि रंगसंत की बेटी सोनिया पुरस्कार तौर पर गायब हो गई है। सड़कों पर चकराने की वजह से फासला बढ़ गया था। इस तरह हम तकरीबन 1 घंटे में वहां पहुंचे। मकान के सामने के रुख से अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि गली के मोड़ के सामने वो कॉफी शॉप और छोटा सा शराब खाना था जहां बैठकर पहली मर्तबा मैंने इस कॉटेज की निगरानी की थी। वो कॉफी शॉप और शराब खाना खुला हुआ था और सोनिया नहीं चाहती थी कि कोई उसे अपने कॉटेज में चोरों की तरह दाखिल होते हुए देख ले। हम एक तवील चक्कर काटकर पिछली गली में आ गए। उस गली में सन्नाटा था।
सोनिया अपने कॉटेज के अकबी दरवाजे के करीब रुक गई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे इस दीवार पर चढ़ने में मदद दो। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर प्याला सा बना दिया। सोनिया मेरे हाथों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ गई और फिर दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदने में उसे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। सहन में कूदने के बाद उसने अकबी दरवाजा अंदर से खोला। मैंने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। कॉटेज मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबा हुआ था। सोनिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दबे कदमों एक तरफ चलने लगी। कॉटेज के दाएं तरफ एक गलियारा सा था जिससे सामने के रुख वाले कमरे में पहुंचा जा सकता था। वो एक जगह रुक गई और तारीकी में दीवार को टटोलने लगी। फिर छन की हल्की सी आवाज सुनाई दी। कोई चीज नीचे पुख्ता फर्श पर गिरी थी। वो चाबियों का गुच्छा था। सोनिया ने झुककर फर्श टटोलते हुए चाबियों का गुच्छा उठाया और सरगोशियाना लहजे में बोली, चाबियों का एक गुच्छा इस दीवार के एक ताकचे में छुपा कर रखा रहता है ताकि मुझसे या मम्मी से अगर अपनी चाबियां कभी खो जाए तो इन चाबियों से काम लिया जा सके। फिर हम कॉटेज की अकबी सिमत में आ गए। सोनिया बरामदे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होना नहीं चाहती थी। उसने टटोल कर एक चाबी मुंतखब की और अकबी दरवाजा खोल दिया। अंदर दाखिल होते ही उसने बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा भी बंद कर दिया। वो दीवार के साथ साथ एक तरफ चलने लगी। मैं भी उसके साथ साथ चल रहा था। एक कमरे में दाखिल होकर सोनिया ने दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे के करीब ही दीवार टटोलते हुए एक स्विच ऑन कर दिया। कमरे में नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी फैल गई। उसने अक्लमंदी का सबूत दिया था। तेज रोशनी का बल्ब जलाया जाता तो खिड़की के सामने पर्दा खिंचा होने के बावजूद रोशनी बाहर से देखी जा सकती थी। उसे यकीनन ये अंदाजा था कि कौन सा स्विच दबाने से कौन सा बल्ब जलेगा। कमरे की खिड़की कुशादा बरामदे की तरफ खुलती थी। पर्दा एक तरफ से चंद इंच के करीब हटा हुआ था। सोनिया ने जल्दी से आगे बढ़कर पर्दा बराबर कर दिया। मैं कमरे में इधर उधर देखने लगा। ये बेडरूम था। सोनिया आगे बढ़कर ड्रेसिंग टेबल की दराजों की तलाशी लेने लगी, लेकिन शायद उसे मतलूबा चीज नहीं मिल सकी थी। बिलाखिर उसने एक दराज से चाबी निकाली और दाएं तरफ दीवार के साथ इस्तादा सफेद अलमारी खोलने लगी। अलमारी में कपड़े और मुख्तलिफ चीजें भरी हुई थी। वो कपड़े उठा उठाकर कुछ तलाश करती रही और फिर बिला आखिर सबसे निचले खाने में उसे मतलूबा चीज मिल गई। वो ब्राउन जिल्द वाली एक डायरी थी। ये मम्मी की डायरी है। मम्मी बाकायदगी से डायरी लिखा करती थी। इस डायरी से पता चल जाएगा कि मम्मी को साजिश में मुलविस किया गया था। मेरे साथ आओ, मैं अपने कमरे से कुछ कपड़े लेना चाहती हूँ। अपने बेडरूम में आकर उसने नाइट बल्ब जला दिया। उस कमरे की खिड़की सामने या कभी रुख पर नहीं बल्कि साइड में गलियारे की तरफ थी। पर्दा हटा हुआ था, लेकिन सोनिया ने उसे बराबर करने की कोशिश नहीं की। वो चंद लम्हे नाइट बल्ब की रोशनी में कमरे का जायजा लेती रही। फिर आगे बढ़कर अलमारी के ऊपर रखा हुआ बैग उतारकर बेड पर रखा। माँ की डायरी मेरे हवाले की और अलमारी खोलकर उसमें से कपड़े निकाल कर बेड पर फेंकने लगी। हेलो। दरवाजे की तरफ से यह आवाज सुनकर हम दोनों उछल पड़े और फिर मुझे सीने में अपना सांस रुकता महसूस होने लगा। दरवाजे में पुलिस वाला खड़ा था और उसके हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का रुख हमारी तरफ था। नीलगु रोशनी की वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। गालिबन वो भी हमारे चेहरों को साफ तौर पर नहीं देख पा रहा था। उसने एक हाथ से हमें रिवॉल्वर की जद पे लिए रखा और दूसरे हाथ से दीवार टटोलकर एक स्विच दबा दिया। चिट की हल्की सी आवाज के साथ कमरे में रोशनी फैल गई। एकदम तेज रोशनी से लम्हे भर को मेरी आंखें चंदिया सी गईं। ओह मिस सोनिया, तुम? मैं तो समझा शायद चोर होंगे जिन्हें मैंने आज रात रंगे हाथों पकड़ लिया। ये चोर कई दिन से कोई वारदात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये तुम लोग ही होगे। बहरहाल आज धर लिए गए, लेकिन अपने घर में चोरों की तरह घुसने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं तो आज पहली मर्तबा यहाँ आई हूँ ऑफिसर। चोरों की तरह क्यों? मेरे पास चाबियां मौजूद हैं। ये मेरा घर है। मुझे चोरों की तरह आने की भला क्या जरूरत थी? मगर सामने वाले दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, जो कुछ देर पहले मैंने ही खोला है। कुछ देर पहले बरामदे की खिड़की में मुझे एक तरफ नीली रोशनी नजर आई, लेकिन फिर शायद पर्दा बराबर कर दिया गया था। लेकिन चंद मिनट बाद पहलू की खिड़की से भी हल्की रोशनी नजर आई तो मैं समझ गया कि ये वही चोर होंगे जो यहाँ कोई वारदात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं बड़ी एहतियात से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। तुमने कमरे में रोशनी कहाँ से देखी और तुम्हारे पास चाबियां कहाँ से आई? मैं कॉफी शॉप में बैठा था। बात दरअसल ये है कि चोरों को जब मालूम हो जाए ना कि किसी मकान के मकीन कहीं गए हुए हैं तो वो उस घर का सफाई करने की कोशिश जरूर करते हैं। और यहाँ के बारे में तो सभी जानते हैं कि रंगसंत कत्ल हो चुकी है और उसकी बेटी लापता है, जिसे पुलिस भी तलाश कर रही है। इसीलिए पिछले 2-3 दिन से यहाँ वारदात करने की कोशिश की जा रही है। रात को इस मकान की निगरानी पर मेरी ड्यूटी होती है और मुझे मकान की चाबियां भी दी गई थी ताकि अगर कोई अंदर दाखिल हो तो मैं उसे पकड़ने की कोशिश करूं। बाय द वे, पुलिस को मेरी तलाश क्यों है ऑफिसर? पुलिस के नए चीफ का ख्याल है कि अपनी माँ की तरह तुम भी बागियों से मिली हो और साजिश का राज फाश हो जाने के बाद पकड़े जाने के खौफ से रूपोश हो गई हो। चीफ तुमसे बहुत कुछ मालूम करना चाहता है। उसी साजिश के हवाले से कत्ल गारत अब भी जारी है।
चीफ सबसे पहले तुमसे ये मालूम करना चाहेगा कि तुम्हारे दूसरा साथी कहाँ है, और ये पुलिस को मालूम हुआ है कि साजिशियों में कोई इंडियन या पाकिस्तानी भी शामिल है, और ये गालिबन वही है। नहीं ऑफिसर, मेरा साजिश से कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही मेरी माँ गद्दार थी। उसे फंसाया क्या था? अगर मेरा साजिश से कोई ताल्लुक होता तो मैं इस तरह बेधड़क अपने घर में ना आती। और ये मैंने सोनिया को आंख से इशारा किया तो वो चुप हो गई। ठीक है मिस, ये सारी बातें तुम नए चीफ को बताना, वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। वो इधर उधर देखने लगा, फिर उसकी नजरें बेड साइड पर रखी हुई टेलीफोन पर टिक गईं। ये टेलीफोन का एक्सटेंशन सेट था। चीफ इस वक्त घर पे होगा, हो सकता है वो सोने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन जब उसे पता चलेगा ना कि मैंने तुम्हें यहाँ रोक रखा है तो वो बहुत खुश होगा और सारे काम छोड़कर भागा आएगा। और तुम दोनों सुनो, अपनी जगह से हरकत मत करना। अगर तुम में से किसी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं उसे बिला दरिक गोली मार दूंगा। वो मुहतात अंदाज में बेड साइड टेबल की तरफ बढ़ने लगा। उसके दीदे सर्च लाइट की तरह घूम रहे थे, कभी वो मेरी तरफ देखता और कभी सोनिया की तरफ। दीदों के साथ उसके रिवॉल्वर की नाल भी हरकत कर रही थी। साइड टेबल तक पहुंचने के लिए उसे मेरे करीब से गुजरना था। उसने रिवॉल्वर को हरकत देते हुए मुझे पीछे हटने का इशारा किया। मैं एक कदम पीछे हटा और कांस्टेबल ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, मेरी एक टांग और डायरी वाला हाथ बैक वक्त हरकत में आ गया। डायरी उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर लगी और मेरे पैर की ठोकर उसकी पिंडली पर। डायरी लगने से उसकी उंगली को झटका लगा और रिवॉल्वर का ट्रिगर दब गया। गोली अलमारी के ऊपर छत के करीब दीवार में लगी। दूसरी बात यह हुई कि पिंडली पर मेरे पैर की ठोकर से वो चीख उठा और एक पैर पर नाचने लगा। रिवॉल्वर अब भी उसके हाथ में था। मैंने डायरी बेड पर फेंक दी और कांस्टेबल पर छलांग लगा दी। मैंने दोनों हाथों से उसके रिवॉल्वर वाली कलाई पकड़कर मरोड़ दी। एक और फायर हुआ। इस मर्तबा रिवॉल्वर का रुख नीचे की तरफ था। गोली कालीन पर लगी। मैंने उसकी कलाई मरोड़ते हुए उसकी टांगों के बीच में घुटने से भी ठोकर लगा दी। वो बिलबिलाता हुआ दोहरा हो गया। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मैंने घुटने की एक और ठोकर उसके झुके हुए चेहरे पर लगाई। वो एक बार फिर चीख उठा। इस मर्तबा वो सीधा हो गया था। सोनिया, ये डायरी उठा लो और जो चीजें लेनी है बैग में ठूसो, जल्दी करो। मैंने कांस्टेबल को दबोचकर कालीन पर गिरा दिया और उसकी पुश्त पर सवार हो गया। दूसरी तरफ कालीन पर पड़ा हुआ रिवॉल्वर मेरी दस्तरस में था। मैं अगर चाहता तो रिवॉल्वर उठाकर गोली उसकी खोपड़ी में पेवस्त कर सकता था, लेकिन मैं किसी बेगुनाह के खून से हाथ नहीं रंगना चाहता था। मैं दोनों हाथों से दबोचे हुए था। फिर मैंने एक हाथ उसकी गर्दन पर डाल दिया। शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंसानी जिस्म में कम से कम 40 ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिन पर हल्की सी ज़रब या दबाव भी उसे बेबस कर देता है। अगर जोरदार ज़रब लगे तो उसकी जिंदगी का चिराग भी गुल हो सकता है। मैं कान के पीछे गर्दन पर उसकी एक नस को अंगूठे से मसल रहा था। 30 सेकंड से भी कम वक्फे में उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। अगले 10 सेकंड में वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका था। मैंने उसे छोड़कर सोनिया की तरफ देखा। वो डायरी बैग में रख चुकी थी और कपड़े भी जल्दी जल्दी ठूंस रही थी। इस कॉटेज में 2 गोलियां चली थी। कांस्टेबल मार खाकर चीखा भी था। मुझे अंदेशा था कि गोलियों की आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक सुनी गई होगी। इससे पहले वो कांस्टेबल सामने वाले कॉफी हाउस में बैठा था। वो कई रोज से यहाँ रात की ड्यूटी दे रहा था। उसकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि वो बहुत बातूनी और डींगे मारने वाला था। उसने कॉफी हाउस वाले को यकीनन ये बताया होगा कि वो इस कॉटेज की निगरानी कर रहा है। कॉफी हाउस में से किसी ने उसे इस तरफ आते भी देखा होगा। गोलियों की आवाज सुनकर अगर किसी ने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया हो तो पुलिस पहुंचने ही वाली होगी। मैंने सोनिया को इशारा किया। उसने आखिरी कपड़ा बैग में ठूंसकर जिप बंद की और बैग उठाकर दरवाजे की तरफ लपकी। मैंने भी कमरे से निकलते हुए अपनी हिप पॉकेट से अपना पिस्तौल निकाल लिया। अभी हम राहदारी में ही थे कि कहीं दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। मेरा अंदाजा सही निकला था। किसी ने पुलिस को इत्तला दे दी थी और पुलिस हस्बे दस्तूर बैंड बाजा बजाती हुई चली आ रही थी। हम अकबी दरवाजे की तरफ लपके। हॉल कमरे से गुजरते हुए मैं कुर्सी से टकरा गया। कुर्सी उलट गई। मेरे घुटने पर चोट लगी। मेरे मुंह से करह सी खारिज हुई और मैं लंगड़ाता हुआ सोनिया के पीछे अकबी दरवाजे की तरफ लपका। गली में निकलकर सोनिया ने दरवाजे में बाहर से बोल्ट लगा दिया। हम दोनों तेजी से गली में एक तरफ चलने लगे। तकरीबन 50 गज आगे जाकर हम दूसरी गली में मुड़ गए और तकरीबन उसी वक्त पुलिस की गाड़ी गालिबन सोनिया के मकान के सामने रुकी थी, क्योंकि उसी वक्त सायरन भी बंद हो गया था। मेरा ख्याल था कि पुलिस को बंगले में दाखिल होने और सूरत हाल को समझने में 5-7 मिनट जरूर लगेंगे और इस दौरान में हम ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाना चाहते थे। मैं सोनिया का हाथ पकड़कर दौड़ने लगा। सोनिया ने बैग गले में लटका लिया था और एक हाथ से उसका स्ट्रैप थाम रखा था। हम गलियों से निकलकर सड़क पर आ गए और उसी वक्त हमने एक गाड़ी के हेडलाइट्स की रोशनी में खुद को नहाते देखा। बाएं तरफ से आने वाली उस गाड़ी की रफ्तार खासी तेज थी। हम मुड़कर तेजी से दौड़ने लगे। मेरे ख्याल में वो पुलिस की गाड़ी थी। हम चंद कदम से ज्यादा दूर नहीं जा सके थे। वो गाड़ी ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज के साथ हमारे करीब रुकी। हम दोनों हेडलाइट्स की रोशनी की जद में थे। तेज रोशनी में मेरी आंखें चंदी आ रही थी।
سونیا کے کاٹیج سے نکل کر گلی میں آتے ہی میں نے پستول جینز کے ہپ پاکٹ میں رکھ لیا تھا، اور اب ہم جس نوع کی صورتحال سے دو چار تھے اس میں پستول کا استعمال خطرناک ہو سکتا تھا۔ میری ایک گولی کے جواب میں کسی آٹومیٹک رائفل کا پورا برسٹ ہمارے جسموں کو چھلنی کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود میرا ایک ہاتھ غیر محسوس انداز میں مڑ کر ہپ پاکٹ کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ میرے ذہن کے کسی عمیق ترین گوشے میں یہ خیال سر ابھارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ صورتحال وہ نہیں جو میں سمجھ رہا ہوں، مجھے جلد بازی کا مظاہرہ کر کے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی کرو، گاڑی میں بیٹھو۔ یہ آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ میرا پستول کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا اور اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ صورتحال واقعی وہ نہیں تھی جو میں سمجھ رہا تھا۔ یہ پولیس کی گاڑی نہیں تھی۔ پولیس کی گاڑی کی چھت پر تو فلیشر ہوتے ہیں، لیکن اس گاڑی کی چھت پر فلیشر نہیں تھا، اور یہ آواز بھی کسی پولیس والے کی نہیں بلکہ سردار تھالوب کی تھی۔ اسی وقت پولیس سائرن کی آواز سنائی دی اور میں جیسے ہوش میں آ گیا۔ پیچھے بہت دور پولیس کی گاڑی سائیڈ اسٹریٹ سے نکل کر مین روڈ پر آ رہی تھی۔ اس گاڑی پر نیلی اور سرخ روشنی کے فلیشر دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھو، سوچ کیا رہے ہو، جلدی کرو۔ تھالوب کی آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ سونیا کا ہاتھ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ میں تیزی سے کار کے پچھلے دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھول کر پہلے سونیا کو اندر دھکا دیا اور پھر خود اندر گھس کر دروازہ بند کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ پولیس کی گاڑی اسی طرف آ رہی تھی۔ تھالوب نے کار آگے بڑھا دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ڈیش بورڈ میں لگے ہوئے 2-3 بٹن بھی پش کر دیے۔ کھڑکیوں کے شیشے تو پہلے ہی بند تھے، لیکن اب سیاہ رنگ کی اسکرینز بھی اوپر آ گئی تھیں۔ ایسی ایک اسکرین سے پچھلی ونڈ اسکرین بھی تاریک ہو گئی۔ تھالوب نے کار کچھ آگے لے جا کر بائیں طرف ایک اور سڑک پر موڑ دی۔ رفتار زیادہ نہیں تھی۔ اس کے چند ہی سیکنڈ بعد پولیس کی گاڑی بھی تیزی سے اسی طرف مڑی اور نہایت تیزی رفتاری سے ہماری کار سے آگے نکل کر بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ سڑک کے بیچ میں رک گئی۔ تھالوب نے بھی پھرتی سے بریک لگا دی۔ پولیس کار کی گاڑی سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر رکی تھی۔ اس دوران میں پولیس وین سے 3 مسلح پولیس والے اتر چکے تھے۔ ان میں ایک انسپیکٹر بھی تھا جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، جبکہ کانسٹیبلوں نے ہماری کار کی طرف رائفلیں تان رکھی تھیں۔ تھالوب نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے گرایا۔ کیا بات ہے انسپیکٹر؟ اس طرح میرا تعاقب کرنے اور روکنے کا مقصد؟ انسپیکٹر سامنے سے ہٹ کر کار کی ڈرائیونگ سائیڈ پر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور ایکشن کے لیے تیار تھا، مگر تھالوب کی صورت دیکھتے ہوئے ایک دم سیدھا ہو گیا۔ سردار تھالوب، اوہ سوری۔ قصہ کیا ہے؟ ڈاکو کاٹیج میں گھس گئے تھے۔ ہمارے کانسٹیبل نے مداخلت کر کے پکڑنا چاہا تو وہ اسے بے ہوش کر کے فرار ہو گئے۔ ہم انہیں کو تلاش کر رہے ہیں۔ کتنی دیر پہلے کی بات ہے یہ؟ کیا تمہارے خیال میں وہ اب بھی اس علاقے میں موجود ہوں گے؟ صرف چند منٹ پہلے کی بات ہے سردار، وہ لوگ ابھی اس علاقے سے باہر نہیں جا سکے ہوں گے۔ سوری، آپ کو زحمت ہوئی۔ کوئی بات نہیں انسپیکٹر، تلاش کرو انہیں۔ تھالوب نے یہ کہتے ہوئے انجن اسٹارٹ کر دیا۔ انسپیکٹر اور دونوں کانسٹیبل دوڑ کر وین میں بیٹھ گئے اور وین مڑ کر تیزی سے واپس چلی گئی۔ تھالوب نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھالوب سے باتیں کرتے ہوئے انسپیکٹر نے کار کے اندر جھانکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اگر وہ جھانک لیتا تو ہمیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے تو وہ نہیں جانتا ہوگا، لیکن سونیا کو وہ پہچان لیتا کہ وہ رنگسند کی بیٹی ہے۔ فی الوقت تو وہ سونیا کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن بعد میں جب وہ کانسٹیبل ہوش میں اگر سونیا کے بارے میں بتاتا تو انسپیکٹر کو یقیناً تھالوب پر شبہ ہوتا۔ کار ایک اور سڑک پر مڑ گئی۔ تھالوب نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے ہی زبان کھولنی پڑی۔ تم اس وقت اس طرف کیسے آ گئے تھے؟ یہ محض اتفاق تھا یا؟ یہ اتفاق نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے میں نے کاٹیج میں کال کی تھی۔ رنگولی نے بتایا کہ تم سونیا کے ساتھ اس کے کاٹیج کی طرف گئے ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ رنگسند کے کاٹیج کی نگرانی ہو رہی ہے۔ یہ سوچ کر کہ تم لوگ کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ، میں نے اس طرف دوڑ لگا دی، اور جب میں یہاں پہنچا تو کاٹیج کے سامنے پولیس کی وین دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا، لیکن جلدی مجھے پتہ چل گیا کہ کاٹیج میں داخل ہونے والے ڈاکو فرار ہو گئے ہیں۔ میں نے فوراً ہی گلیوں سڑکوں پر تم لوگوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور بروقت تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر مجھ سے پہلے وہ پولیس وین تم لوگوں تک پہنچ جاتی نا تو معاملہ بہت گمبھیر ہو سکتا تھا۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ تم سے حماقت سرزد کیسے ہوئی؟ میں اسے واقعی حماقت کہوں گا۔ رنگسند ایک بڑی سازش میں ملوث تھی۔ مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے کاٹیج کی نگرانی ہو رہی ہوگی، اور شہر میں یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ رنگسند کی بیٹی سونیا بھی سازش میں شریک تھی، جو پکڑے جانے کے خوف سے روپوش ہو گئی ہے۔ ایسی باتیں تم نے بھی سنی تھی۔ اگر سونیا کاٹیج میں پکڑی جاتی تو گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ لیکن سردار، ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ سونیا سب میں شامل نہیں ہے۔ ثابت تو بعد میں کیا جاتا نا، لیکن اس وقت تک پولیس سونیا کو جو حاصل کر چکی ہوتی تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کانسٹیبل نے سونیا کو پہچان لیا تھا جسے بعد میں تم لوگوں نے بے ہوش کر دیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بتائے گا کہ چوروں کی طرح کاٹیج میں داخل ہونے والی سونیا ہی تھی، تو اس پر کیے جانے والے شبہ کو تقویت ملے گی۔ ہاں یہ بات تو ہے، پر حالات ہمیشہ تو ایسے نہیں رہیں گے۔ یہ حقیقت تو سامنے آئے گی نا کہ سونیا بے گناہ ہے۔ اب یہی تو دیکھنا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔
गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई कॉटेज वाली सड़क पर आ गई। उस वक्त 12:30 बजने वाले थे। थालोब हमें छोड़कर फौरन ही वापस चला गया। सोनिया रास्ते पर खामोश रही थी। कॉटेज में आने के बाद भी थालोब की मौजूदगी में उसने जुबान नहीं खोली। उसके चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसने सरदार की डांट का खासा असर लिया था। तुम्हें शायद थालोब की बातें बुरी लगी हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, सरदार ने ठीक ही कहा था। हमें ऐसी हिमाकत नहीं करनी चाहिए थी। अगर कोई गड़बड़ हो जाती ना तो बात सरदार पर आ जाती। ठीक है सोनिया, आइंदा एहतियात करेंगे। गलती मेरी ही थी। मुझे ही सोचना चाहिए था कि उस तरफ जाना मुनासिब होगा या नहीं। बहरहाल तुम भूल जाओ इस बात को। ये कहते हुए मैंने हल्के से उसका गाल थपथपाया। सोनिया ने अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और बैग उठाकर अपने कमरे में चली गई। जानकी सामने वाले सोफे पर बैठी मुझे घूर रही थी। सोनिया का गाल थपथपाना शायद उसे अच्छा नहीं लगा था। बड़े मेहरबान हो रहे हो उस पर, वो तंजिया लहजे में बोली। अच्छी लड़की है सोनिया, मासूम और यकीनन अच्छी होगी। मुझसे ज्यादा हसीन और जवान है। और उसकी मासूमियत, मैं 2-4 दिन से देख रही हूँ। वो हर वक्त तुम्हारे साथ चिपकी रहती है। गलत मत समझो जानकी, तुम तो जानती हो चंद ही रोज पहले उसकी माँ को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। उस पर गद्दारी का इल्जाम था, जबकि सोनिया मुहिब्बे वतन है। वो अपनी माँ की पेशानी से गद्दारी का दाग मिटाना चाहती है और वो सैनफोंग जैसे शख्स को बेरहमी से कत्ल भी कर चुकी है। उसे हमदर्दी की जरूरत है। इसमें शुबा नहीं कि तुम सब लोग उससे अपनाइयों और हमदर्दी का इजहार कर रहे हो, लेकिन उसका झुकाव अगर मेरी तरफ ज्यादा है तो इसमें अचंभे की क्या बात है। तुम बिला वजह उस पर शुबा कर रही हो, जबकि मेरे बारे में भी तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ, जानती तो हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ये डर है कि ये लड़की पत्थर में जोक लगाने में कामयाब हो जाएगी। वह मैं तुम्हारा 1:30 बजने वाला है, जाओ अब जाकर सो जाओ। और तुम? मैं यहीं सोफे पर लेटूंगा। जानकी मुझे घूरती हुई कमरे में चली गई। मैं सोफे के कुशन को तकिया बनाकर लेट गया। मेरा ध्यान एक बार फिर थाई की तरफ चला गया था। 3 बजे के करीब जब मुझ पर गुनूदगी सी तारी हो रही थी तो अपने करीब आहट सुनकर मैंने आंखें खोल दी और फिर सोनिया को वहां देखकर मैं उठकर बैठ गया। क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्या? ये देखो। उसने हाथ में पकड़ी डायरी की तरफ इशारा किया। उसके लहजे में हल्की सी थरथराहट थी। मैं कहती थी ना कि मेरी माँ बेगुनाह है। वो अपनी खुशी से मुल्क के खिलाफ किसी साजिश में शरीक नहीं हुई होगी। लो, ये देखो, मम्मी ने इसमें सब कुछ लिखा है। पढ़ लो इस डायरी को। वो मेरे करीबी सोफे पर बैठ गई और डायरी मेरे हाथ में थमा दी। मैं उस डायरी को उलट पलट कर देखने लगा। सोनिया ने मेरे हाथों में डायरी खोल दी और अवराक पलटते हुए एक जगह रुक गई। इसे पढ़ो, ये मेरी मम्मी की तहरीर है। इससे तुम्हें पता चलेगा कि मम्मी को किस तरह फांसा गया था। मुझे थाई जुबान के हिंसों की तो शनाख्त थी, लेकिन कोई तहरीर मैं नहीं पढ़ सकता था। उस सफ़े पर 6 महीने पहले की तारीख दर्ज थी। सोनिया, ये तहरीर थाई जुबान में है। मैं थाई नहीं पढ़ सकता। ओह अच्छा, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। वो डायरी मेरे हाथ से लेकर पढ़ने लगी। तहरीर वाकई चौंका देने वाली थी। रंगसन की उस तहरीर के मुताबिक 6 महीने पहले पुलिस चीफ ने उसे एतमाद में लेकर शहनशाह के खिलाफ होने वाली साजिश के बारे में आगाह किया था और उसे ये बावर कराने की कोशिश की थी कि साजिश में शरीक लोग बहुत ताकतवर हैं। दरहकीकत शहनशाह के खिलाफ उस साजिश के ताने बाने कई बरसों से बुने जा रहे थे और उन दिनों गोल्डन ट्रायंगल के जनरल खोराट से राब्ते की कोशिश की जा रही थी ताकि उसे भी साजिश में शरीक कर लिया जाए। जनरल खोराट को साजिश में शरीक करने का एक मकसद ये भी था कि अगर साजिश नाकाम हो जाए तो साजिशी गोल्डन ट्रायंगल में पनाह हासिल कर सके और वहां से शहनशाह के खिलाफ एक बाकायदा तहरीक शुरू की जाए। चीफ ने रंगसन को धमकी दी थी कि अगर उसने इन लोगों के लिए काम ना किया तो ना सिर्फ उसकी बेटी को अगवा करके गोल्डन ट्रायंगल पहुंचा दिया जाएगा, बल्कि खुद उसे भी कत्ल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ साजिश की कामयाबी की सूरत में उसे एक बहुत बड़े ओहदे का लालच दिया गया था। मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। कोई भी शरीफ आदमी खुशी से किसी बुराई की तरफ माइल नहीं होता, बल्कि उसे मजबूर किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। रंगसन के साथ भी यही हुआ था। वो अपनी खुशी से साजिश में शरीक नहीं हुई थी, उसे मजबूर किया गया था। सोनिया डायरी पढ़ती रही और इस साजिश के हवाले से मुख्तलिफ तारीखों के इंदराज के मुताबिक मुझे वाकयात सुनाती रही। कुछ ऐसे नाम भी थे जो हुकूमत में कलीदी ओहदों पर फाइज थे। डायरी में कॉटेज में होने वाली खुफिया मीटिंग से एक रोज पहले तक की याददाश्तें दर्ज थी। आखिरी सफ़े पर मीटिंग में शरीक होने वालों के नाम और रंगसन की जिम्मेदारियां भी दर्ज थी। मैं ना कहती थी कि मेरी माँ बेगुनाह है। ये डायरी मेरी माँ की बेगुनाही का सबूत है। और मेरा ख्याल है कि तुम ये डायरी लेने के लिए अपने कॉटेज गई थी। हाँ, मुझे मालूम था कि मम्मी बाकायदगी से डायरी लिखती हैं और मुझे यकीन था कि साजिश के बारे में भी उसने कुछ न कुछ जरूर लिखा होगा। अब मैं मुतमईन हूँ, मेरी माँ गद्दार नहीं थी, उसे गद्दारी के लिए मजबूर किया गया था।
اور اب تو ان لوگوں سے میری نفرت کئی گنا بڑھ گئی ہے جو میری ماں کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ وہ لوگ گولڈن ٹرائنگل تو کیا جہنم میں بھی پناہ حاصل کر لیں تب بھی میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک میں ان کی بوٹیاں کاٹ کر کتوں کو نہ ڈال دوں۔ میں بڑی گہری نظروں سے سونیا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اپنے عقب میں ہلکی سی ہارٹ محسوس کر کے میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ وہ جانکی تھی جو بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس وقت سونیا میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی۔ اسے میرے ساتھ اس طرح بیٹھے دیکھ کر جانکی ٹھٹک گئی۔ تو یہ بات ہے؟ وہ باری باری ہمیں گھورتے ہوئے اردو میں بولی۔ اس لیے تم یہاں لیٹنے پر بضد تھے؟ اگر پہلے سے کوئی پروگرام طے تھا تو کمرے میں چلے جاتے، میں یہاں صوفے پر سو جاتی۔ جانکی، کوئی بات کرنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ یہ اس کی ماں کی ڈائری ہے جس کے لیے آج اپنے کاٹیج گئی تھی۔ اسے شروع سے یقین تھا کہ اس کی ماں بے گناہ ہے۔ اسے سازش میں شریک کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ پہلے ہی اپنے کمرے میں بیٹھی خود ڈائری پڑھتی رہی اور پھر میرے پاس آئی۔ یہ مجھے ڈائری میں لکھی ہوئی اپنی ماں کی یادداشتیں سنا رہی تھی۔ اور تمہارے دماغ میں صرف ایک ہی بات گھسی ہوتی ہے، نہ جانے تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو۔ میرے تیور دیکھ کر جانکی کے تاثرات بدل گئے۔ سوری وجدان، میں خود نہیں سمجھ پائی کہ میں ایسا کیوں سوچتی ہوں۔ بہرحال کیا لکھا ہے ڈائری میں؟ لو، خود ہی پڑھ لو۔ سونیا اگرچہ اردو نہیں سمجھتی تھی لیکن ہمارے لب و لہجے اور چہرے کے تاثرات سے وہ سمجھ گئی تھی کہ ہمارے درمیان تلخ کلامی اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ سرک کر مجھ سے کچھ دور ہٹ گئی۔ جانکی ڈائری کے وہ صفحات پڑھ رہی تھی جو میں نے کھول کر اس کے سامنے کیے تھے۔ تقریباً 10 منٹ بعد کچھ اقتباسات پڑھنے کے بعد اس نے ڈائری بند کر دی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ڈائری پڑھنے کے بعد تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ صورتحال وہ نہیں جو ہم یا دوسرے لوگ سمجھتے ہیں۔ ایسی دھمکیاں دے کر تو کسی سے بھی کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب کیا ارادہ ہے؟ یہ ڈائری میں صبح تھالوب کے حوالے کروں گا اور مہاراشٹر سے بھی اس سلسلے میں بات کروں گا تاکہ تحقیقات کرنے کے بعد رنگ سند کے بارے میں صحیح فیصلہ کیا جا سکے۔ اس ڈائری میں کچھ ایسے نام بھی ہیں جن سے رنگ سند کی اس تحریر کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ ویسے میں تمہارے اس خیال سے متفق ہوں کہ اس قسم کی دھمکیاں دے کر کسی سے بھی کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے۔ بہرحال مجھے بڑے زور کی نیند آ رہی ہے۔ تم سونیا کو ساتھ لے کر اس کمرے سے چلی جاؤ۔ اسے اس وقت ہماری ہمدردیوں کی ضرورت ہے۔ میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے وہ ڈائری جانکی کے ہاتھ سے لے لی۔ اپنے کمرے میں آ کر ڈائری میں نے تکیے کے نیچے رکھی اور اس نئی صورتحال کے بارے میں لیٹتا ہوا سو گیا۔ سردار تھالوب صبح 9 بجے پہنچا تھا۔ مجھے بھی جگا دیا گیا۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میری آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ ناشتے میں سردار تھالوب بھی میرے ساتھ شریک تھا۔ میں نے رنگ سند کی ڈائری کی بات چھیڑ دی۔ وہ بڑی توجہ سے میری باتیں سنتا رہا۔ میں نے وہ ڈائری بھی اپنے کمرے سے لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ میری بات ختم ہوئی تو وہ ڈائری کھول کر کہیں کہیں سے رنگ سند کی تحریر پڑھنے لگا۔ کیا چاہتے ہو؟ اس ڈائری کا کیا کیا جائے؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں جانکی کے ساتھ آج ہی کسی نہ کسی طرح گولڈن ٹرائنگل میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ میں مہاراشٹر سے بھی فون پر بات کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد یہ تم ڈائری کسی ایسے ذمہ دار شخص کے حوالے کر دو جو اسے رتنا کوسن یا حکومت کے کسی اور ذمہ دار شخصیت تک بحفاظت پہنچا سکے۔ اگر تحقیقات سے ثابت ہو جائے کہ رنگ سند کی تحریر درست ہے اور وہ واقعی بے گناہ تھی تو مجھے خوشی ہوگی۔ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ جس طرح ہم نے رنگ سند کی بیٹی کو اپنے قبضے میں لے کر اس سے کاٹیج میں ہونے والی خفیہ میٹنگ کا پروگرام اور دوسری بہت سی باتیں معلوم کر لی تھی، اسی طرح رنگ سند کو دھمکی دے کر کام کرنے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ بہرحال اس سلسلے میں مجھ سے جو بھی ہو سکا میں کروں گا، لیکن کیا تمہارے لیے گولڈن ٹرائنگل جانا ضروری ہے؟ بات یہ ہے سردار، میں نے اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھا ہے۔ میں وہ منظر کس طرح بھول سکتا ہوں جب میری ماں کو خنجروں کے پے در پہ وار کر کے نہایت بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور جب میرے باپ کا پیٹ اور سینہ چاک کر دیا گیا تھا۔ ان کی چیخیں ابھی تک میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ اور پھر چاچا پرتاپ، اسے بھی تو میری آنکھوں کے سامنے گولیوں سے چھلنی کیا گیا تھا۔ اس نے اپنی جان دے کر مجھے بچا لیا تھا۔ بات اگرچہ پرانی ہو چکی ہے لیکن سینے میں انتقام کا لاوا پکڑا ہو تو کوئی بھی بات پرانی نہیں ہوتی۔ میری روح پر لگائے جانے والے زخم برسوں پرانے ہیں لیکن یہ آج بھی منتمل نہیں ہوئے۔ جب تک میرے اندر کا آتش فشاں پھٹ کر ان لوگوں کو بھسم نہیں کر ڈالے گا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تم اندازہ لگا چکے ہو کہ وہ کتنے سفاک اور بے رحم ہیں، کتنے بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں۔ کیسے لوگوں کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ میں تم سے اتفاق کرتا ہوں وجدان، ایسے لوگوں کو معاف کر دینا واقعی انسانیت پر ظلم ہوگا، لیکن گولڈن ٹرائنگل، میں اس کے پیچھے جہنم تک جانے کو تیار ہوں۔ میری تم سے صرف ایک درخواست ہے سردار، رنگ سند کے بارے میں تحقیقات کروانا اور سونیا کا خیال رکھنا۔ اسے اپنی سرپرستی میں لے لینا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اسے صحیح راستہ مل جائے تو میرا راستہ صرف اور صرف گولڈن ٹرائنگل کی طرف جاتا ہے۔
اپنے عقب میں سونیا کی آواز سن کر میں اچھل پڑا. ماسٹر، یہ الفاظ تو میں نے کہے تھے کہ میں اپنی ماں کے قاتلوں کی تلاش کے لیے گولڈن ٹرائنگل تو کیا جہنم تک جانے کو تیار ہوں، اور میں نے اپنا فیصلہ بدلا نہیں ہے. دارا وغیرہ صرف تمہارے ماں باپ اور میری ماں کی قاتل نہیں ہیں، وہ صرف ہمارے ہی نہیں انسانیت کے بھی مجرم ہیں، اور میں انہیں عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ کر چکی ہوں. اگر تم مجھے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے تو میں اکیلی ہی اس جہنم میں کود پڑوں گی. میں اور تھالوب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. یہاں آؤ، بیٹھو میرے پاس. تھالوب نے اشارہ کیا. سونیا کرسی پر بیٹھ گئی تو لوما نے فوراً ہی اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ دیا. سردار تھالوب اور میں تقریباً 1.5 گھنٹے تک سونیا کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی. اسی دوران میں رنگولی اور جان کی بھی آ گئی. وہ بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، مگر سونیا پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا. اس کی بس ایک ہی ضد تھی کہ وہ ہمارے ساتھ جائے گی. ٹھیک ہے، اگر تمہیں کچھ ہوگا تو مجھے افسوس ہوگا. ہمارے جانے کا طریقہ کیا ہوگا سردار؟ ابھی تھوڑی دیر میں ہم چلتے ہیں. اس علاقے کا جائزہ لے کر تم خود ہی فیصلہ کر لینا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے.